A very warm welcome to all of you. My name is Himanshu Rawat and I am GS faculty in Alliance IAS Academy. आज हम अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर 54 को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स मैराथन की सीरीज़ में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लेक्चर 53 लेक्चर्स हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में कर चुके हैं। आज जो लेक्चर 54 होने वाला है वो होने वाला है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है गिलगिट बाल्टिस्तान इशू। अगर मैं गिलगिट बाल्टिस्तान इशू के बारे में बात करूं तो गिलगिट बाल्टिस्तान इशू इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्टैटिक पार्ट एज वेल। अगर हम यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बात करें, चाहे वो आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड कोई और एग्ज़ाम हो, इंटरनेशनल इवेंट्स के जो टॉपिक होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम किसी भी एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करते हैं तो वी शुड मेक श्योर कि ना हम उसके करंट रेलिवेंस के ऊपर चर्चा करें, बल्कि उसके पास्ट के बारे में भी बात करें, उसके हिस्ट्री के बारे में भी बात करें, उसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें, उसकी पॉलिटी के बारे में बात करें। तो ऐसा ही कुछ आज हम लोग करने वाले हैं और अपने इस इशू को, अपने इस न्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो गिलगिट बाल्टिस्तान इशू को आज हम स्टार्ट करते हैं। अ वेरी 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 warm welcome, again a very warm welcome to all of you. It is a very excited journey. आज आप इतना कुछ जान जाएंगे इस इशू के बारे में और इसके इर्द गिर्द जो मुद्दे हैं उनके बारे में, राइट। तो गिलगिट बाल्टिस्तान इशू के बारे में बात करते हैं। 1933 में एक किताब आई थी जिसके राइटर थे जेम्स हिल्टन। In 1933, a book was published by James Hilton and the name of the book was The Lost Horizon. Right? So 1933 में जेम्स हिल्टन द्वारा एक बुक प्रकाशित की जाती है जिसका नाम होता है द लॉस्ट होराइजन। जेम्स अपनी इस किताब में एक ऐसी घाटी के बारे में बात करते हैं जिस घाटी में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। वहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी लोगों को नहीं होती थी, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, राइट। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ पर कोई भी वृद्ध नहीं हुआ करता था, ओल्ड नहीं होता था, हमेशा वो यंग रहा करते थे। और इस घाटी को उन्होंने नाम दिया था शांग्रीला। शांग्रीला। तो जब 1933 में इस बुक का, इस किताब का प्रकाशन हुआ, लोगों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया, काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ा गया, तो लोगों को ये लगता था कि ये जो शांग्रीला है, जो जेम्स हिल्टन द्वारा रचित एक जगह का नाम है, घाटी का नाम है, ये काल्पनिक प्लेस है, ये एक इमेजिनरी जगह है। क्या दुनिया में एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर इस तरह की कोई कंडीशंस हो कि व्यक्ति कभी बूढ़ा ही ना हो? और अगर हम अपने तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कालांतर में ये पता चलता है कि नहीं, ये कोई काल्पनिक जगह नहीं थी, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, ये कहीं ना कहीं वास्तविक था, राइट। और शांग्रीला जो है एक्चुअल में एक जगह थी, एक्चुअल में एक घाटी थी, ठीक। और ये घाटी आपकी लाई करती थी कहाँ पर? ये लाई करती थी आपकी इस एरिया पर, एंड दिस एरिया इज नोन एज गिलगिट बाल्टिस्तान। इस एरिया को हम कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक। तो इसको मैप में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो लाए कहाँ पर करता है, वो एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान की लोकेशन के बारे में बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो अखंड जो है, अनडिवाइडेड कश्मीर जो है उसका एक हिस्सा था, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर हम आज के बारे में बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान लाई करता है आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास। अगर हम इस लोकेशन के बारे में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। कौन से श्रीनगर से? जम्मू एंड कश्मीर वाले श्रीनगर से, ठीक। तो श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर जो है गिलगिट वाला जो क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो पड़ता है। अगर आप इसी लोकेशन के बारे में बात करें तो इसके पूर्व में यानी इसके ईस्ट में आपको चाइना देखने को मिलता है।
चाइना में क्या, जिनजियांग जो प्रोविंस है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो आपको अफगानिस्तान देखने को मिलता है, अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है, राइट। तो अभी यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, जो शासन है, वो किसका है, वो पाकिस्तान का है। इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान। दूसरे मैप की तरफ थोड़ा सा नज़र मारते हैं तो ये इसका फिजिकल मैप है। यहाँ पर आपका गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो लाई करता है। दिस इज़ योर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर है वहाँ से मात्र 200 किलोमीटर दूर आपका गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो लाई करता है। थोड़ा सा और एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें और जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक स्थिति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जैक्टली ये है जम्मू एंड कश्मीर, राइट। जो आप इंडियन मैप्स में जो देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, एक्चुअल में हमारा क्लेम है वो, लेकिन अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके भी अपने क्लेम हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, तो वो कुछ इस तरीके से किया गया है। दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर जो हम लोगों के पास है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर जो हम लोगों के पास है। इसके अलावा यह है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम आमतौर पर POK के नाम से जानते हैं। वी क्लेम दैट दिस इज़ अवर एरिया एंड डेफिनेटली दिस इज़ अवर एरिया, बट इसके ऊपर जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो पाकिस्तान का है। इसके अलावा दिस इज़ योर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। तो अगर आप देखो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ मच स्मॉलर देन गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया जो है वो जोग्राफिकली काफ़ी बड़ी लोकेशन है और इसमें भी आपको एक जगह देखने को मिलती है, राइट, दैट 5000 स्क्वायर किलोमीटर वॉज गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान 1963 में। 1963 में पाकिस्तान क्या करता है, गिलगिट बाल्टिस्तान का कुछ क्षेत्र जो है वो चाइना को गिफ्ट कर देता है। ओके, इसके अलावा फिर 1962 के वॉर में जो चाइना ने हम लोगों से ऑक्यूपाई किया था, दैट इज़ नोन एज अक्साई चीन। सो दिस इज़ योर अक्साई चीन, जिसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, लेकिन आज भी इंडिया दावा करता है कि इंडिया का वो एक सोवरेन टेरिटरी है। ऐसे ही आपका जो गिफ्ट दिया गया था उसको भी हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान डू नॉट हैव एनी राइट, डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी कि वो इस टेरिटरी से, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान टेरिटरी से कुछ पोर्शन निकालकर चाइना को दे दे। वो एक इलीगल ट्रांसफ़र होगा। ओके, फाइन, राइट। तो ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये बहुत सारी पार्टीज के बीच में डिवाइडेड है, बट द इंडियन क्लेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। और अगर हम टेक्निकली बात करें, हिस्टोरिकली बात करें, पॉलिटिकली बात करें, जोग्राफिकली बात करें, कल्चरली बात करें, तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो इंडियन टेरिटरी में लाई करता है। ओके, सो ये थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर क्लियर कर रहा था। सो अगर हम बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान की, तो ये है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द होल वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत जगह है ये, राइट। ये आपकी लाई करता है कहाँ पर, 3 माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बीच में ये लाई करता है। पहली है आपकी काराकोरम, दूसरी आपकी हिमालय और तीसरी आपके हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ठीक, तो अगर आप इसकी जोग्राफिकल लोकेशन भी देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको 3 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी जिनके बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो लाई करता है। पहली आपकी हिंदू कुश, फिर आपकी काराकोरम रेंज और तीसरी आपकी हिमालय, द ग्रेट हिमालयाज। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है गिलगिट बाल्टिस्तान, राइट। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल लोकेशन। ये हैं वहाँ के बाशिंदे, ये हैं वहाँ के लोग, ये हैं वहाँ का फ्यूचर जो कि लाई करता है गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में। ठीक, ये कुछ बच्चे हैं जो गिलगिट बाल्टिस्तान में रहते हैं। एंड अगेन सम ब्यूटीफुल गर्ल्स इन गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया, राइट। तो ये वहाँ की पॉपुलेशन का, डेमोग्राफी का मैंने थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ किया। चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है, क्यों पढ़ना है हमको ये? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये करंट इवेंट्स में है, क्योंकि ये करंट न्यूज़ में चल रहा है। क्या चल रहा है करंट न्यूज़ में? ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया है, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट लिया है, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया है एंड एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डायरेक्शन दिया है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो क्या है वो जजमेंट, क्या है वो ऑर्डर, क्या है वो डायरेक्शन, धीरे धीरे हम उस तक आएंगे, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों, राइट। तो एक तो हमने इसकी ज्योग्राफी देखी। सो इन केस अगर आपके एग्जाम में आता है कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में जो है गिलगिट बाल्टिस्तान लाई करता है, तो यू विल हैव योर आंसर,
3 माउंटेन रेंजेस हैं, हिंदू कुश, कराकोरम और तीसरी है आपकी द ग्रेट हिमालयाज। तो ये तो हो गया इसका ज्योग्राफी, राइट। अब हमने इसकी डेमोग्राफी देखी। अगर हम डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, उनका जो रिलीजन है दैट इज़ इस्लामिक, ठीक, इस्लामिक पॉपुलेशन है। लेकिन क्या प्योर इस्लामिक पॉपुलेशन है? आंसर इज नो। वहाँ पर रिलीजन डिफरेंट है और कल्चर डिफरेंट है। रिलीजन और कल्चर में एक बेसिक डिफरेंस होता है, राइट। सो जो कल्चर जो होता है वो आपके रिलीजन से मिलता हुआ भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशीज हैव अडॉप्टेड इस्लाम एज देयर रिलीजन। लेकिन अगर हम उनके कल्चर की बात करें तो उनका कल्चर बंगाल से बहुत मैच करता है। उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ बंगाली। उर्दू में बात नहीं करते हैं वो लोग बंगाली में बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ के अगर हम कल्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है तिब्बतन इस्लामिक कल्चर फॉलो किया जाता है। जो उनका लाइफ स्टाइल है दैट इज़ बेस्ड ऑन तिब्बतन प्रैक्टिसेस बट द रिलीजन दे फॉलो इज़ इस्लाम, ओके, ठीक। तो जब ये फैसला लिया गया तो कैसा रिएक्शन था गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का? दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिसीजन, ओके। उन्हें ये डिसीजन सही नहीं लगा। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट डिसीजन, दे बॉयकॉटेड दिस डिसीजन। तो ये तो हो गया वहाँ की जनता का रिएक्शन। हिंदुस्तान का रिएक्शन कैसा था? ऐसा था, हमें भी ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। डिसीजन क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो था वो हमें पसंद नहीं आया, मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं आया, राइट। और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसके ऊपर काफ़ी स्टेटमेंट रिलीज़ किए, राइट। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी गिलगित बाल्टिस्तान का इशू लाल किले से डिक्लेयर कर चुके हैं, बात कर चुके हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स को समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझनी ज़रूरी है, इतिहास में जाना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो हमें थोड़ा सा बैकवर्ड जाना होगा, थोड़ा सा अपनी वीडियो को रिवाइंड करना होगा और जाना होगा बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। कितने साल पहले? 200, 250, 300 साल पहले, ठीक। सो कहानी शुरू होती है आपकी 1780 में, 1780। 1780 में होता क्या है पंजाब में, जो कि करंट सिनेरियो में आज के अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान में लाई करता है वो वाला पंजाब, वहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम होता है रंजीत सिंह, राइट। तो आप नोट्स भी बनाते रहें, आपके काम आएगा। तो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड भी ये लेक्चर है, आपके हिस्ट्री की काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा करंट इवेंट्स तो हम कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमारे ये काम आएगा और हमारे काम आएगा ज्योग्राफी में, राइट। तो काफ़ी कंटेंट लोडेड ये लेक्चर होने वाला है, काफ़ी सारे फैक्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे और कहानी के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो 1780 में जन्म लेते हैं रंजीत सिंह, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, और यही रंजीत सिंह आगे चलकर बनते हैं महाराजा रंजीत सिंह। ज़्यादातर एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह कौन से मिसल से बिलोंग करते थे। तो अगर हम उस वक्त की पॉलिटी के बारे में बात करें, उस वक्त की पंजाब की पॉलिटी के बारे में बात करें, तो ना वहाँ पर राजशाही थी और ना ही वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। उनकी जो पॉलिटी थी वो काफ़ी डिफरेंट पॉलिटी थी। यानी कि वहाँ पे जो रूलर होता था वो अपॉइंट होता था। कैसे अपॉइंट होता था? 6 टोटल मिसल हुआ करते थे आपके, और उन्हीं मिसल में से किसी एक मिसल का जो हेड हुआ करता था उसको जो है रूलर बना दिया जाता था, उसको राजा महाराजा बना दिया जाता था। तो ऐसे ही 6 जो मिसल थे उनमें से एक मिसल था जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, खासतौर से आपके पीसीएस के एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है ये कि महाराजा रंजीत सिंह कौन से मिसल से बिलोंग करते थे। तो उनके जो मिसल था उनका नाम था सुकर चकिया मिसल। तो सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे आपके महाराजा रंजीत सिंह, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द टाइम। इस पूरे एशिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी, सबसे ताकतवर आर्मी इनके पास थी। तो पहले नंबर पे कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
राइट तो सबसे ताकतवर आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे आपके महाराजा रंजीत सिंह। ये इतने ताकतवर थे कि जब ब्रिटिशर्स जो हैं पूरे हिंदुस्तान को एक्वायर कर रहे थे तो उन्होंने कभी भी रंजीत सिंह की तरफ नहीं देखा। दे नेवर ट्राइड टू इंगेज विद एनी कॉन्फ्लिक्ट विद रंजीत सिंह। उन्हें पता था कि हम हार जाएंगे और अगर नहीं भी हारे तो उस जीत की जो कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और यही कारण होता है कि 1806 में 1806 में ब्रिटिशर्स साइंड अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद महाराजा रंजीत सिंह कि हम एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करते हैं और हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। ठीक, तो ये कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से कहानी चल रही होती है आपके पंजाब की। बहुत ज़्यादा एरिया एक्वायर कर चुके होते हैं आपके महाराजा रंजीत सिंह। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो लाहौर वाला एरिया है वो इनके पास होता है, जम्मू इनके पास होता है, कश्मीर इनके पास होता है, पंजाब इनके पास होता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका आधिपत्य था। अब होता क्या है, 1818 याद रखना इसे, 1818 को एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या होता है 1818 में? महाराजा रंजीत सिंह के एक आर्मी कमांडर होते हैं जिनका नाम होता है गुलाब सिंह डोगरा। तो गुलाब सिंह डोगरा की वजह से महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा होता है। तो इस बात से खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, महाराजा रंजीत सिंह गुलाब सिंह डोगरा यानी कि ये व्यक्ति गुलाब सिंह डोगरा को जम्मू गिफ्ट कर देते हैं। ठीक, 1818 में गुलाब सिंह डोगरा को जम्मू गिफ्ट में मिल जाता है बाय रंजीत सिंह। तो इस बात को अपने दिमाग में रखें, बिठा के रखें। ठीक, आगे क्या होता है? आगे होता ये है कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ही डाइड, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे तो इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो अभी तक इंटीग्रेटेड पंजाब था, जो पावरफुल पंजाब था, अब वो डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू कर जाता है। राइट, लीडरशिप क्राइसिस वहाँ पर हो जाता है। राइट, जो उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि अब ये सब लोग आपस में यूनाइटेड नहीं हैं तो इस कारण क्या होगा, पंजाब कमज़ोर होता जाएगा। जैसे जैसे पंजाब कमज़ोर होगा, ब्रिटिशर्स विल सी एन अपॉर्चुनिटी, एंड व्हेनेवर ब्रिटिशर्स सी एन अपॉर्चुनिटी दे ऑलवेज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, जो कि लड़ा गया था 1845 से लेकर 1846 तक। ओके, सो 1845 से लेकर 1846 तक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होता है वो लड़ा जाता है। क्या परिणाम होते हैं इस युद्ध के? परिणाम ये होते हैं कि पंजाब तो कमज़ोर था, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो इस वजह से पंजाब हार जाता है। और क्या होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी थी, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर भी थी। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो साइन होती है। और क्या होता है इसमें जो एरिया होता है, जो पंजाब का जो क्षेत्र होता है वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाता है। ठीक, इसके अलावा ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, वॉर डेमनिटी लगाएंगे, वॉर पेनल्टी लगाएंगे। किसके ऊपर? पंजाब के ऊपर, कि आपने ये हिमाकत करी कि आपने हमारे साथ युद्ध लड़ा, और क्योंकि आपने हमारे साथ युद्ध लड़ा तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। तो मॉनेटरी टर्म्स में आपको कीमत चुकानी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप कश्मीर दे दोगे। किसको? ब्रिटिशर्स को। और जैसे ही कश्मीर ब्रिटिशर्स को दिया जाता है, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, कश्मीर को बेच देते हैं। कश्मीर वॉज सोल्ड टू, किसको बेचा जाता है? बेचा जाता है आपके गुलाब सिंह डोगरा को। तो याद रखना, गुलाब सिंह डोगरा वॉज अ ट्रेटर, धोखा दिया था इन्होंने अपनी कम्युनिटी को। ठीक, तो गुलाब सिंह डोगरा जो कि मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे रंजीत सिंह के दौर में, तो जब उनको जम्मू मिलता है तो वो महाराजा ऑफ जम्मू बन जाते हैं। और 1846 में जब ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है तो वहाँ उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है कश्मीर, राइट। तो अब जो आपके गुलाब सिंह डोगरा हैं वो कहलाए जाएंगे महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
समझ आया? उनको कहा जाएगा महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो ये जो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी आ गया किसके पास? आपके गुलाब सिंह डोगरा के पास, और डोगरा डायनेसिटी जो है वो स्थापित हो जाती है आपके कहाँ पर? हो जाती है आपके जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक, मैंने आपको बताया कि जब हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बात करते हैं, जब हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो आज हम इनको प्रेजेंट डे सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम उस दौर के बारे में बात करें तो वो अखंड कश्मीर, अखंड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। और क्योंकि वो अखंड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, तो इसका मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान किसके पास था? डोगरा डायनेसिटी के पास था, यानी गुलाब सिंह डोगरा के पास था। तो गुलाब सिंह डोगरा प्रेजेंट डे के हिसाब से रूलर थे किस किस के? जम्मू के, कश्मीर के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के, गिलगिट बाल्टिस्तान के, इसके अलावा अक्साई चीन के। तो ये जो सारा का सारा क्षेत्र जो था, ये किसके पास था? ये डोगरा डायनेसिटी के पास था। ठीक, अब अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान की लोकेशन देखो, जो मैंने आपको पहले बताई थी ज्योग्राफिकल एंगल से, अब इसको पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। तो अगर आप इसे पॉलिटिकल एंगल से देखें तो हमने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा था कि इट लाइज इन सेंटर, कहीं ना कहीं ये गेट है हिंदुस्तान के लिए, राइट। और गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा जिसका होगा वो कहीं ना कहीं उस दरवाजे के ऊपर होल्ड रखेगा, जो दरवाज़ा, जो रास्ता हिंदुस्तान की तरफ आता है, राइट। तो इसलिए इस लोकेशन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी होती है। तो ये कहानी अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इसका मैंने क्लियर कर दिया। आगे क्या होता है? 1922 में सोवियत यूनियन का गठन होता है। सो दिस इज द फ्लैग ऑफ सोवियत यूनियन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत संघ था उसका गठन 1922 में होता है। अब जब सोवियत यूनियन का गठन 1922 में होगा तो आपको याद होगा इससे कुछ साल पहले आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है, जिसमें रशिया एक अलग टीम में है, ब्रिटेन एक अलग टीम में है, राइट। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वॉर ऑफ डोमिनेंस स्टार्ट होगा। एक तरफ होगा आपका ब्रिटेन और दूसरी तरफ होगा आपका रशिया। ब्रिटेन को ये डर रहेगा कि रशिया कहीं इस रास्ते से, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान में ना आ जाए, और हिंदुस्तान जो उसकी एक कैश काउ है, हिंदुस्तान जो उसकी एक सबसे बड़ी कॉलोनी है, रशिया उसको हत्या ना ले। और रशिया को क्या डर रहेगा? रशिया को ये डर रहेगा कि ब्रिटेन कहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से रशिया की तरफ ना आ जाए। ठीक, तो इसी वजह से ये जो लोकेशन जो होती है ये एक ग्रेट गेम लोकेशन हो जाती है। ग्रेट गेम लोकेशन का मतलब कि यहाँ पर जो गेम है वो गेम कौन है? वो गेम है गिलगिट बाल्टिस्तान। और ग्रेट गेम का मतलब ये कि दो ताकतवर देश, जो दो ताकतवर समूह जो हैं वो इस लोकेशन को डोमिनेट करने के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ठीक ठीक, तो अब क्या होगा? अब क्योंकि ब्रिटेन को पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब ब्रिटेन क्या करेगा? इस लोकेशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, अपने पास रखने की कोशिश करेगा, ताकि वो अच्छे से उसको रेगुलेट कर सके और वो रशियन आर्मी को, वो रशिया को हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने से रोक सके। और ऐसा होता है। और 1935 के आसपास अब क्या होगा? ये जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ड्वेल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, और ब्रिटेन जो है अपनी आर्मी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देता है, अपना बेस गिलगिट बाल्टिस्तान में बना देता है। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ 1935 में। अब होता क्या है? 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है। जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद होता है तो 3 तरह का हिंदुस्तान था, ठीक है, बल्कि 2 तरह का हिंदुस्तान था। एक है आपका प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजा रजवाड़े, और जो दूसरा हिंदुस्तान था दैट वाज ब्रिटिश इंडिया, राइट। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स, देयर वर अराउंड 595 एंड इन सम बुक्स द फिगर इज़ 565। अलग अलग विचार हैं इसके ऊपर। 595 भी कुछ लोग कहते हैं, 565 भी कुछ कहते हैं। तो इतने ज़्यादा आपके यहाँ पर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे।
तो जब हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में बात हुई तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनका क्या फ्यूचर होगा। सो देयर वॉज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द फ्यूचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इनको क्या कहा गया कि आपके पास 3 विकल्प हैं, आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप हिंदुस्तान को ज्वाइन करें, दूसरा ऑप्शन ये कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और तीसरा ऑप्शन ये कि आप अपना एक स्वतंत्र देश बनाएं, एक फ्री कंट्री आप बनाएं, एक सेपरेट कंट्री आप बनाएं, एक सोवरेन स्टेट आप बनाएं। तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए। तो अगर हम बात करें कश्मीर की तो कश्मीर एडॉप्टेड द थर्ड ऑप्शन, राइट, कि हम एक अलग देश बने रहेंगे, हम एक संप्रभु राष्ट्र बने रहेंगे। तो अब ये जो फैसला लिया था, ये फैसला किसने लिया था? ये फैसला लिया था डोगरा डायनेसिटी के उस वक्त के जो राजा थे, इनका नाम था हरि सिंह डोगरा। तो ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है हरि सिंह डोगरा, ठीक है। जो फाउंडर थे उनका नाम था गुलाब सिंह डोगरा, और ये जो व्यक्ति हैं जो 1947 के दौरान जो राजा हुआ करते थे, जो रूलर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उनका नाम था हरि सिंह डोगरा। तो हरि सिंह डोगरा डिसाइडेड कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, एक सेपरेट देश बनाएंगे, हम ना तो हिंदुस्तान से जुड़ेंगे ना पाकिस्तान से जुड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन था? जवाब है कुछ टाइम बाद ही उन्हें पता चल जाता है। 26 अक्टूबर 1947 क्या होता है? पाकिस्तान कबायली के वेश में अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक, और बहुत सारा जो क्षेत्र है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ओके, लेकिन हरि सिंह अब क्या करते हैं? हरि सिंह आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया। हरि सिंह अपना संदेश हिंदुस्तान को भिजवाते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो। हिंदुस्तान क्या करता है? हिंदुस्तान जवाब देता है कि वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। हाउ कैन वी हेल्प यू? हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अभी हमने ठीक से चलना नहीं सीखा है। अगस्त में हम आज़ाद हुए, अक्टूबर में आप ये बोल रहे हो कि हम युद्ध लड़ें, और किसके लिए लड़ें? क्या आप हमारा पार्ट हो? आंसर इज़ नो। तो अगर आप हमारा पार्ट नहीं हो तो हम आपको क्यों बचाएं? सवाल, हम आपको क्यों बचाएं? और इस सवाल के साथ एक कंडीशन, कि एक कंडीशन है हम आपको बचा सकते हैं। तो हरि सिंह पूछे क्या? ज्वाइन इंडिया, हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाओ, और जैसे ही आप हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे इट विल बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यू, राइट। और ये प्रपोजल जाता है हरि सिंह के पास, और बहुत कुछ होता है इन बिटवीन। इसको जब हम इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हरि सिंह जो है वेट करते इंडियन आर्मी का। अपने कैप्टन को ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी अगर मेरे उठने से पहले नहीं पहुंची तो प्लीज़ मुझे शूट कर देना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं इसमें, लेकिन अभी सिर्फ एक थीम समझते हैं क्या है। तो हरि सिंह क्या करेंगे? हरि सिंह जो है साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं वैसे ही हिंदुस्तान में शामिल हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया जाता है वैसे ही जो आपके हरि सिंह डोगरा की जो टेरिटरी है, उनका जो किंगडम है वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, राइट। और जब मैं जम्मू एंड कश्मीर बोल रहा हूं तो मैं क्या क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन एंड दैट पर्टिकुलर एरिया विच वाज गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। तो टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते ही ये सारा क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान के पास आ जाता है, राइट। लेकिन कहानी में एक पेंच, कहानी में पेंच क्या? कहानी में पेंच ये कि 1935 में जो मैंने आपको फोटो दिखाई जिसमें डबल गवर्नमेंट सेट कर दी जाती है गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो वहाँ पर अभी भी ब्रिटिशर्स हैं। अभी भी ब्रिटिशर्स जो हैं वहाँ से गए नहीं हैं, बल्कि ना सिर्फ वहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं बल्कि इन बिटवीन उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया को लीज पर ले लिया है। तो जैसे ही उन्होंने लीज पर लिया तो अब वो क्षेत्र उनके पास है, लेकिन टेक्निकली उन्हें वो क्षेत्र वापस करना चाहिए था। किसको? हरि सिंह डोगरा को, राइट। लेकिन यहाँ पर एक गेम खेला जाता है।
किसके द्वारा? मेजर ब्राउन के द्वारा, राइट। तो मेजर ब्राउन यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। वो क्या करते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया होता है उसे कुछ और वक्त के लिए अपने पास रखते हैं, और तर्क उनका ये होता है कि क्योंकि सिचुएशंस अभी खराब हैं तो अभी एकदम से गिलगिट बाल्टिस्तान हरी सिंह को देना सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक गिलगिट स्क्वाड तैयार करेंगे या फिर गिलगिट स्काउट्स तैयार करेंगे। तो गिलगिट स्काउट तैयार किया जाता है और गिलगिट स्काउट्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जब तक पावर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक गिलगिट स्काउट्स जो हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया को संभाल के रखेंगे, उसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो ना तो वो हिंदुस्तान को मिलेगा ना वो पाकिस्तान को मिलेगा। और इन बिटवीन मेजर ब्राउन एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं जो बाद में अपनी खुद की किताब में वो एक्सेप्ट भी करते हैं, राइट। द रिबेलियन ऑफ गिलगिट, एक बुक उन्होंने लिखी थी, द रिबेलियन ऑफ गिलगिट। उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड, ही नेवर वांटेड कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है वो हिंदुस्तान को मिले। और उस बुक में इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं कि बिकॉज ही हैड द आइडिया, ही हैड दैट इंट्यूशन कि हरी सिंह जो है वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये गेम खेला। और इन बिटवीन वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया हम कुछ वक्त तक अपने पास रखने वाले हैं, तो आप क्या करो, जो आपका NWFP प्रोविंस है उसकी जो आर्मी है, उसकी जो पुलिस है, उसको आप गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में भेजो और यहाँ पर आप उसे धीरे धीरे कैप्चर करो। सो इट वॉज द स्ट्रैटेजी बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। मेजर ब्राउन सिर्फ एक चेहरा थे लेकिन ये अंग्रेजों का ब्रेन चाइल्ड था, ठीक। तो यहाँ पर होता क्या है, धीरे धीरे जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे एक्वायर कर लिया जाता है बाय पाकिस्तान, राइट। ये है उस किताब का नाम, गिलगिट रेबेलियन। इसी बुक में उन्होंने अपनी ये सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसको एक्सेप्ट किया है, उसको डिस्क्लोज किया है। तो अब क्या हुआ, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। और क्या हुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जब अटैक किया था कबायलियों ने या कबायलियों के वेश में पाकिस्तान ने, तो इमीडिएटली हिंदुस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि हरी सिंह वॉज नॉट एबल टू टेक क्विक डिसीजन, ही वॉज कन्फ्यूज, ही वॉज इन अ डायलेमा कि वेदर शुड ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन अ सोवरेन कंट्री। तो इस डायलेमा के बीच का जो वक्त था, उसी बीच में पाकिस्तान आर्मी जो है वो क्या करती है, वो कश्मीर के आधे से भी अधिक क्षेत्र को एक्वायर कर लेती है, उसे कैप्चर कर लेती है। तो अपने पास से गिलगिट बाल्टिस्तान भी चला गया और अपने पास से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी चला गया। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कराची एग्रीमेंट या फिर द सीक्रेट कराची एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सीक्रेट कराची एग्रीमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट, देयर इज नो सिंगल हार्ड कॉपी और अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। इसकी कोई भी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है। इसको हम एज अ कस्टम, एज अ ट्रेडिशन मानते हुए चल रहे हैं, एक कन्वेंशन के तौर पर मानते हुए चल रहे हैं कि हाँ ये हुआ था, हमें इसके सबूत नहीं है। तो क्या है कराची एग्रीमेंट में? अब कराची एग्रीमेंट में एक बात है। क्या बात है कराची एग्रीमेंट में? देखो, पाकिस्तान जो है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ है या आप थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करते हैं तो यू मस्ट नो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं ना, वो थोड़ी कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर, राइट। तो आज़ाद कश्मीर का अपना खुद का एक प्राइम मिनिस्टर है, उनकी खुद की संसद है, उनकी खुद की पॉलिटी है, इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, लेकिन ये सब ड्रामा है, शैडो गवर्नमेंट है वहाँ पर। एक्चुअल में तो पाकिस्तानी आर्मी ही रूल कर रही है। बट टू शो द वर्ल्ड कि हम लोग कश्मीर की आज़ादी के फ्लैग बियरर्स हैं, वहाँ पे इस तरह का जो सीन है, जो ड्रामा है, वो क्रिएट किया गया। तो वो उसे कहेंगे आज़ाद कश्मीर। इसीलिए कराची एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट है आपके आज़ाद कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच में। आज़ाद कश्मीर की जो सरकार है, जो उसके नुमाइंदे हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में और गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच में जो है होता है आपका एक एग्रीमेंट जिसे हम जानते हैं कराची एग्रीमेंट के नाम से।
क्या लिखा था इसमें? इस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि ये जो आपका आज़ाद कश्मीर है ये गिलगिट बाल्टिस्तान को देता है, किसे? पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अब आप पूछेंगे कि यार ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को किसने अथॉरिटी दी कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान को गिफ्ट कर दे? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो एक ही टेरिटरी का पार्ट था। मैंने आपको बताया ना कि जिसे हम आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तानी जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, राइट, या फिर जिसे हम अखंड कश्मीर कहते हैं, यूनाइटेड कश्मीर कहते हैं, तो उसका हिस्सा कौन कौन है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, राइट, गिलगिट बाल्टिस्तान भी है, अक्साइड चीन भी है, वो क्षेत्र भी है जो कि पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है चाइना को, और अपने पास जो जम्मू कश्मीर है वो भी है। तो वो सारा का सारा अखंड कश्मीर है, यूनाइटेड कश्मीर है, अनडिवाइडेड कश्मीर है। तो जब आज़ाद कश्मीर आपने बना दिया, एक सेपरेट गवर्नमेंट आपने बना दी, तो जाहिर सी बात है गिलगिट बाल्टिस्तान की अथॉरिटी किसके पास होगी? आज़ाद कश्मीर के पास होगी। तो आज़ाद कश्मीर क्या करेगा? कराची एग्रीमेंट 1963 क्या करेगा? ये गिलगिट बाल्टिस्तान को दे देगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और ये दे दिया जाता है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है? यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इलेक्शन नहीं होते वहाँ पे। तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो यूनियन टेरिटरी है पाकिस्तान की। ओके, ठीक। तो ये एग्रीमेंट सीक्रेट कराची एग्रीमेंट में तय हुआ था। अब फिर से देखते हैं अपने कश्मीर की प्रेजेंट सिनेरियो को। ये है आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट सिनेरियो। क्या है इसमें? सबसे पहले देखें अक्साई चीन, राइट, अक्साई चीन के और हिंदुस्तान के बीच में, या फिर चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है, राइट। लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर है आपका इंडिया और चाइना के बीच में, और लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे तो ये रहा आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। इट इज़ बिटवीन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंडिया। टेक्निकल, राइट, याद रख लो, लिख लो इसको कहीं पे, दिस इज़ योर लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद ये वो टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान ने 63 में चाइना को गिफ्ट कर दी थी, ठीक। और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर अपने पास है, दिस इज़ कारगिल। And you can see the importance of Kargil, the strategic importance of Kargil। इसी वजह से 99 में जो है इसको कैप्चर करने की कोशिश की गई थी बाय द पाकिस्तानी आर्मी, राइट, ठीक। दिस इज़ योर मेन लाइन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये मेन लाइन इंडिया है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इन माई ओपिनियन ये सारा का सारा इंडिया का ही पार्ट है। ओके, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसमें? इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से आ गया? तो यार इंटरनेशनल रिलेशन इसमें आया है आपका जब चाइना इसमें एक रोल प्ले करता है। चाइना क्या रोल प्ले करेगा? अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो क्षेत्र है ये गिफ्ट कर दिया गया किसको? चाइना को। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया चाइना, और ये भी है आपका चाइना बिकॉज टेरिटरी उनको गिफ्ट हुई है। दिस इज़ योर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक प्रोजेक्ट निकाला, कराकोरम हाईवे, राइट, कराकोरम हाईवे। तो वो जो कराकोरम हाईवे है ये है वो कराकोरम हाईवे। सो कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स चाइना विद पाकिस्तान। तो वो काराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर लॉन्च किया। और अब अगर आप देखो तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो बहुत इजीली एक्सेस कर रहा है पाकिस्तान को। एंड नॉट ओनली इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू चाइना, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है? इफ़ यू कैन सी, चाइना कैन सराउंड इंडिया फ्रॉम इट्स नदर्न पार्ट, राइट। तो इस तरफ से वो क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है। अगर आपने सुना हो एक थ्योरी है द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, कि किस तरीके से चाइना हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही विंडो ओपन होता है, चाइना एक कराकोरम पास बनाता है, हाईवे पास बनाता है और इंडिया को घेर लेता है, राइट। तो काराकोरम जो हाईवे है उसकी ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और इसी काराकोरम हाईवे पास का जो मॉडर्न जो
इसका वर्जन है, दैट इज़ योर CPEC, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये। तो आपको याद रखना है कि CPEC इज बिटवीन योर पाकिस्तान एंड योर चाइना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड इट इज ऑल्सो अ स्मॉलर पार्ट ऑफ योर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो मेजर, जो बहुत ग्रैंड जो प्लान है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपका CPEC भी है। पूछेगा आपसे कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, तो काशगर से शुरू होता है, चाइना से शुरू होता है और ख़त्म होगा ग्वादर पोर्ट पर। यह है वो पूरा प्रोजेक्ट CPEC। अगर आप देखो तो हिंदुस्तान को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है इसने, राइट। ठीक, तो ये है आपका CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये काफ़ी बड़े लेवल पर किया जा रहा है और अपनी काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, राइट। कहने का मतलब कि जो चीज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, जो मसला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, और अब से 70-80 साल पहले ब्रिटेन भी इसका एक स्टेक होल्डर था, उसमें एक नया प्लेयर आ जाता है और वो प्लेयर है चाइना। और जैसे ही चाइना आएगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? हिंदुस्तान को प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि बॉस, ये जो आप CPEC बना रहे हो, ये आ रहा है, होता हुआ जा रहा है कहाँ से? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। और हिंदुस्तान का क्लेम क्या है? दैट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इफ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट डू दिस वट एवर यू आर डूइंग देयर। ना पाकिस्तान चाइना को अलाउ कर सकता है, बिकॉज टेक्निकली लीगली पाकिस्तान का कोई क्लेम नहीं बनता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, और ना ही चाइना CPEC बना सकता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री और हिंदुस्तान से पूछे बिना उसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ना सिर्फ लॉन्च किया, अब तो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्रिएट किए हैं यहाँ पर। इंडिया इज़ अगेंस्ट CPEC, इंडिया इज़ अगेंस्ट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। जाहिर सी बात है, अगर आप हमारी टेरिटरी में हमसे बिना पूछे अगर आप कुछ बनाओगे तो हम ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, और वो हमने किया। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनता है और अपनी अलग अलग चरणों से, अलग अलग स्टेज से होके गुजरता है, तो वहाँ की जनता भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। क्यों प्रोटेस्ट करेगी? बिकॉज द फ्रूट ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन एलोकेटेड टू दीज पीपुल। जो यहाँ के जो लोग हैं उनको नहीं डेवलपमेंट मिल रहा है। ये वैसी ही कहानी है जैसे बांग्लादेश में थी। बांग्लादेश में क्या था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, द मोस्ट फर्टाइल लैंड, सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन बांग्लादेशियों का था, ईस्ट पाकिस्तान का था। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल डोमिनेंस के बारे में बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान का था, राइट। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, सबसे बड़ा प्रोविंस उनका बलूचिस्तान है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज आपके बलूचिस्तान में, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा आतंक वहाँ पर है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि आप मेरे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो लेकिन आप मुझे डेवलप नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग विद मी विद गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आई विल प्रोटेस्ट, आई विल बॉयकॉट योर प्रोजेक्ट, एंड दैट एग्जैक्टली दीज पीपल डिड। तो इन्होंने बॉयकॉट किया, राइट। तो पहला तो ये समझें। वापिस आ जाते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। क्यों चर्चा में है ये? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली अनाउंस्ड और gave direction to the government of Pakistan कि they should conduct elections in Gilgit Baltistan। इलेक्शन कंडक्ट करो यहाँ पर, राइट। दे हैव देयर ओन चॉइस टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। ये आर्ग्यूमेंट है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ठीक। अब बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, दे आर सेइंग कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। कैसे? जैसे ही इस तरह की कंडीशंस होती हैं, यानी कि लोकल जो लोग हैं, राइट, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, वो अगर आपके प्रोजेक्ट के खिलाफ होते हैं तो आपको इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट योर प्रोजेक्ट। और जब आपके इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार यहाँ पे तो आतंकवादी हमले हो सकते हैं, यहाँ पे तो हम थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे बॉयकॉट होना शुरू हो जाता है, तो क्या आपके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे ऐसी जगह पे? आंसर इज़ नो, नहीं करेंगे। तो चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट सफ़र कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने फोर्स किया पाकिस्तान को कि बॉस इसको अब ख़त्म करो, पूरे तरीके से कंट्रोल करो गिलगिट बाल्टिस्तान को, डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी सरकार वहाँ पे स्टैब्लिश करो ताकि डिसीजन आप ले सको, इन प्रोटेस्ट को आप कैप्चर कर सको, ख़त्म कर सको, राइट। तो इसी प्रेशर में पाकिस्तान जो है इस तरह का डिसीजन लेता है। हिंदुस्तान का रिएक्शन क्या होगा? हिंदुस्तान, India strongly condemned the decision taken by the Supreme Court of Pakistan and claimed that they do not have any right to conduct any election activity there. इलेक्शन आप वहाँ करोगे जो आपकी टेरिटरी है, जो आपकी टेरिटरी है ही नहीं, वहाँ पे आप इलेक्शन कैसे कर सकते हो? तो हिंदुस्तान का जो व्यू पॉइंट है, जो स्टैंड है, वो बहुत ही क्लियर है कि वी विल नॉट रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट विच विल बी इलेक्टेड थ्रू दिस डेमोक्रेटिक इन्वर्टेड कोमा अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर, राइट। उसके बाद हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा फेसबुक में भी काफ़ी चला था, पता नहीं हम लोगों ने बोले तो बहुत कुछ हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग कमेंट किया, बट जब एग्जीक्यूट करने के बारे में बात हुई तो हमने क्या किया, हमने वेदर फॉरकास्ट में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखाना शुरू कर दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान दिखाना शुरू कर दिया। सो दिस वाज द रिएक्शन गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो उन्होंने तो वहाँ पे इलेक्शन के बारे में बात कर ली कि भैया हम तो इलेक्शन करवाएंगे यहाँ पर, तुम बोल लो जो बोलना है। तो हमने बोला, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किए कि जब चाहे तुमसे ले लेंगे। फेसबुक में तो ये था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कल ही हमको मिलने वाला है, राइट। लेकिन जब रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में ये निकल के सामने आता है कि आपसे जितने भी वेदर फॉरकास्ट होंगे उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे हिस्से में दिखाया जाएगा और दिखाया जाएगा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। So this was the decision or the step taken by Indian government. So this was the whole story behind this current event, the Gilgit-Baltistan issue. इसमें जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको डिस्कस किया, जो इसकी पॉलिटी थी वो आपको समझाई, इसकी जोग्राफी आपसे डिस्कस किया। इसका फ्यूचर क्या है वी डू नॉट नो, बिकॉज अभी सारी डिप्लोमेसी जो है वो कोविड-19 के आगे पीछे घूम रही है, हमारी हालत वैसे ही ख़राब है, दुनिया की हालत ख़राब है। तो बाकी मुद्दे थोड़ा सा भी स्टैंड बाय पे रहेंगे, राइट। जैसे जैसे आगे ये बढ़ता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। तो जो कठिनाइयाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई हमको इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में देखने को मिल रही हैं। तो वी विल डिस्कस एंड वी विल कवर द इंडो नेपाल रिलेशनशिप इन इट्स फुल एंटायरिटी, पूरे तरीके से उसे कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर विच हैज़ बीन मैंशनड इन द स्लाइड्स, राइट। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। Na 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 na.